किताब उर्दू अफसाना ऐद हाजिर में जिल्द अव्वल मरतब राबिउल रबा। अफसाना निगार अनवर ज़ादी। असल नाम सैयद अनवर मकसूद ज़ाहिदी। एहसासात अहले क़लम वार्ड। पैदाइश 9 जुलाई 1946। तसनीफ़ अज़ाब शहर रेपना अफसाने 1991। मौसम में जंग का कहानी मोहब्बत की 1997। मंदिर वाली गली अफसाने सुनहरे दिनों की शायरी मजमूए कलाम 1984। दरीचों में लहू जदीद फ़ारसी शायरी का तर्जुमा। बारिशों का मौसम तर्जुमा 1985। लाशऊर तक रसाई योंग की किताब का तर्जुमा 1996। यादें पाब्लो नेरुदा की खुदनोश का तर्जुमा। फर्नेंडो पेसोवा की नज़्में बाज़ियाफ़त 2002। मनास ग़ज़स्तान की शायरी का तर्जुमा 1996। दुनिया कहीं जिसे सफ़रनामे और दीगर। बाइस्कोप वाला जब भी अपना तिलिस्माती संदूक कंधे पे उठाए, बगल में एक फोल्डिंग स्टूल था। मैं एक हाथ से घंटी बजाता हुआ महल में दाखिल होता और बाइस्कोप वाला की सदा के साथ उसके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ 12 मन की 2 बन देखो गलियों के में गूंजते तो मोहल्ले भर के घरों से अपना काम करते हुए बच्चे ऐसे निकल आते जैसे पाइपर ने बैंड बजा दी हो। आमतौर पर बाइस्कोप वाला छुट्टियों के दिनों में अपना तिलिस्माती संदूक कंधे पर उठाए हमारे मोहल्ले न जाने कहाँ से आ जाया करता था, बिल्कुल जैसे सेराओं में होले से चले बाद नसीम। और इस बार मन की 2 बन के जुमले में न जाने वो कौन सा शहर था, या फिर मुमकिन है मेरे लिए ऐसा हो, वरना बाइस्कोप वाला तो एक तवील गीत गाता हुआ महल्ले में दाखिल होता था और अभी वो कहीं दूर ही होता कि मेरे कानों में उसकी मानूस आवाज़ का जादू कुन लगता। कुतुब का मीनार देखो, बाग़ शालीमार देखो, लाल कलंदर की ददनी देखो, समंदर खन की बिल्ली देखो, कलकत्ता की जोगन देखो, 12 मन की 2 बन देखो, जंगल की बहार देखो, एक आने में यार देखो। बाइस्कोप वाला महल्ले की 2 गलियों के इत्तिसाल पर आकर रुकता था, जहाँ से इर्द गिर्द के घरों से आने वाले बच्चों को कुछ ही देर इसके गिर्द ऐसे जमा होते जैसे हलवाई की दुकान खुलते ही मिठाई से भरे थाल पर मक्खियाँ बिन बनाने लगे। बाइस्कोप वाला अपना गीत हाथ में मौजूद एक घंटी को बजाते हुए अपनी मखसूस रिदम पर मुकम्मल करता। जैसे उसका गीत ख़त्म होता वैसे ही स्टूल खोलकर ज़मीन पर रखता और अपने कंधे से बाइस्कोप को उतार कर स्टूल पर से जाता था। बाइस्कोप के 2 हैंडलों में पड़े हुए चादरनुमा कपड़ों को निकाल कर झाड़ते हुए अपने सामने गली में बिछाता, जिस पर बच्चे उसके सामने ऐसे मदब होकर बैठ जाते जैसे शायद वो स्कूल में अपनी क्लास में बिना बैठते हों। बाइस्कोप के सामने लगे हुए बड़े से सुराख से अपनी आँखें लगाकर 12 मन की 2 बन को देखने के लिए बेचैन नजर आते और बेसब्री से अपनी बारी का इंतज़ार किया करते। जब मेरी बारी आती तो बाइस्कोप के बड़े से सुराख से अपना चेहरा लगा देता और आँखों के सामने मौजूद मुहद्दिब अदसे में नज़र आने वाली 12 मन की 2 बन को देखने का इंतज़ार करने लगता। समरकंद की बिल्ली और अखलाक की दुनिया की देखने का किसका ख्याल था। जब 12 मन की 2 बन सामने आ जाए तो कुछ भी पल्ले ना पड़ता, कभी कुछ समझ ना आ सका। हमारे घर आने वाली 2 बन जो 1 मन की भी नहीं होगी, आखिर इतनी दुबली पतली क्यों थी, और ये जिसे बाइस्कोप वाला 12 मन की 2 बन कहकर हमें खेल दिखाता था, आखिर इस कदर चिकनी चपड़ी और मोटी क्यों थी। और फिर नीम मुरियाँ लिबास पहने जेवरात से लदी बंदी काउच पर लेटी हुई एक गोरी में भला 2 बन कैसे हो सकती। राज मेरे लिए राज ही रहा, यहाँ तक कि बाइस्कोप वाला घंटी बजाकर शो ख़त्म होने का ऐलान कर देता।
या फिर अपनी बारी के मंतज़र बाकी बच्चे शोर मचाने लगते और अपनी बारी का इंतज़ार करने वाला कोई बच्चा बोल उठता, यार एक तो इसकी तसल्ली ही नहीं होती, पता नहीं ये 12 मन की दुल्हन में क्या देखना चाहता है। घर पहुंचने पर एक बार मैंने गलती से अम्मी से पूछ लिया, अम्मा ये 12 मन की दुल्हन आ गई थी, मोटी और ज़रूरत में नहीं क्यों होती? अच्छा तो फिर आज 12 मन की दुल्हन देखने गए थे, अब स्कूल का काम कौन करेगा, 12 मन की दुल्हन या तुम? दिल तो यही चाहता था स्कूल का काम 12 मन की दुल्हन करा आकर कर जाए। कोई इस शो के बाद तो ना तो हिसाब के सवाल होते और ना ही तक कभी खुलता 12 मन की दुल्हन का असल राज क्या है। हमारे ज़माने में पुरस्कार मौजूद ज़्यादा थे, आज सब कुछ मालूम है, कोई भेद नहीं रहा। आज के बच्चों के लिए सारे ड्रामे में कोई ऐसी नई बात मौजूद नहीं जो हमारे बचपन में दिनों में बायोस्कोप वाले के आने से हम लोगों के दिलों में होती थी। एक आने में यार देखो, आज के बच्चों के लिए मुमकिन है इस रकम की कोई हैसियत ना हो, लेकिन जबकि ये बात है उस वक्त 1 रुपये में 100 पैसे हुआ करते थे। बल्कि नहीं, पैसों की बात तो कुछ आगे चल कर आई है। ज़माने में तो 1 रुपये वो अठन्नियाँ चवन्नियाँ और 16 आने होते थे, हर आने में 4 पैसे हुआ करते थे। डाक का पोस्ट कार्ड शायद 4 पैसे का होता था और लिफाफा उस ज़माने में बस खाल लोग इस्तेमाल करते, जिसकी कीमत अब शायद 2 आने की थी। टेलीग्राम जिसे उर्फ़ आम तार कहा जाता है, सिर्फ मरने जीने के मौक़ों पर भेजा जाता और उसे अमूमन जिस घर में तार जा पहुँचता वहाँ तार वसूल करने से पहले ही घर में रोना पीटना मच जाता। बाद में डाकिया पता कर चला जाता। क्या आपके भाई के यहाँ बेटी पैदा हुई और आज जहाँ हकीम साहब अपना मतलब करते हैं दिल के मरीजों का इलाज के सबब मरने खिला के और दिमाग को की कमज़ोरी का इलाज आमले के मरब्बे से करते हैं। यही कभी एक बेहद पुरस्कार किस्म का शख्स रहा करता था। दराज ख़द, भारी भरकम स्याही माइल चेहरे पर, घनी सी मूछें, जिसके बारे में मशहूर था कि वो जादूगर है। वहाँ हमारी उम्र के बच्चे जाते हुए भी घबराते थे, जादू की वजह से नहीं बल्कि इस पुरस्कार आदमी की वजह से, जिसकी शख्सियत में ऐसी कोई बात ज़रूर थी जिसके बाइस वहाँ के बच्चों के बजाय ज़रा बड़ी उम्र के लड़कों का ही उसके गिर्द जुम रहता। कहते हैं उसके पास एक जादू की टुपिया थी जिसमें वो देखने वाले को मक्का मदीना की ज़ियारत ही नहीं कराता था बल्कि इसके अलावा भी न जाने क्या कुछ दिखाने पर कुदरत रखता था। जब मोहल्ले में किसी के यहाँ चोरी हो जाती है, किसी के घर में कुछ गुम हो जाता तो लोग इसी पुरस्कार शख्स के पास जाकर जादू की डिबिया के ज़रिए बाबे से मालूमात हासिल कर लिया करते। वो इसके और इस जादूगर की क्या कीमत देते थे कुछ मालूम नहीं, ना ही ये कभी पता चल सका कि जादू की डिबिया ने क्या जादू दिखाया। कुछ के बखौल वो तो कई लड़कों को उनकी महबूबाएँ किस जादू की डिबिया में दिखा चुका था। उस ज़माने में बड़े बहाने बताया करते थे कि एक रात के पिछले पहर में जब सारा मोहल्ला गहरी नींद सो जाता था तो मस्जिद के पास मौजूद बड़े बरगद के दरख्त के बुलंद शाखों से अंगारे गिरना शुरू हो जाते थे। अगली सुबह अखबार की इत्तला के मुताबिक शहर के जिस मोहल्ले में दरख्त से रात भर अंगारे बरसते थे वहाँ ज़मीन पर जली हुई ऊँट की मींगें मिलती थीं। फिर एक बार सुनने में आया कि पुलिस इस मुश्तबा शख्स को, जिसे लोग जादूगर की समझकर गिरफ्तार करने ले गई। इसके बाद पुलिस जादूगर का डेरा वीरान हो कि ना जादू की डिबिया रही ना जादू करने वाला। ऐसा नहीं था तब पिक्चर हाउस नहीं होते थे, होते ज़रूर थे मगर बड़े बड़े शहर में भी कितने, गिनती के 3 या 4 हमारे शहर में उस वक्त भी इम्पेरियल, ताजमहल, क्राउन और पैलेस सिनेमा थे। पैलेस सिनेमा के याद आते ही एक बात और कभी नहीं भूलेगी कि पिक्चर हाउस में दाखिल होने से पहले आपकी नज़र पिक्चर हाउस से एक खोखे पर पड़ती थी जिसके बोर्ड पर लिखा होता था सेगर के पान प्लस पैलेस की शान। मैं कभी ये बात समझने से कासिर रहा कि सेगर के पान और पैलेस की शान में क्या ताल्लुक़ है। इम्पेरियल सिनेमा जो कि छावनी के इलाके में वाक़ई था, आमतौर पर अंग्रेज़ी फ़िल्म चला करती थी। वहाँ बाकी सिनेमाओं में अपने वक्तों की शाहकार उर्दू फिल्में दिखाई जाती।
आने वालों के बारे में तांगे पर फिल्म के पोस्टर लगाकर सारे शहर में तांगा घुमाया जाता। तांगे के अंदर कोई बैठा और ढोल बजाता रहा। बाद में टांगे पर लाउड स्पीकर लगा के आने वाली फिल्म के रिकॉर्ड बजाने का रिवाज हो गया। इंटरवल के दौरान जहाँ पिक्चर हाउस में खाने पीने की चीज़ें फरोख्त होती हैं, वहीं पिक्चर हाउस के बाहर फिल्मी गानों का 10-12 सफ़ात में मुश्तमिल किताबचा शायद एक आने में बिका करता। इस किताबचे में फिल्म के कोई 10-12 गाने छपे होते। शहर के बड़े चौराहों पर किसी दरख्त की बिल्डिंग पर आने वाली फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर लग जाया करते। ये थी ज़माने की मार्केटिंग। मगर जब आप 1.5 रुपया या 12 आने का टिकट लेकर पिक्चर हाउस में दाखिल हो जाते तो फिल्म देखकर बाहर निकलते तो फिल्म के शहर से मद्दतों बाहर नहीं आते थे। वजह तब की बात है जब लता की सहर अंगेज़ आवाज़ अपने वक्त की मशहूर फिल्म महल के गीत का जादू हर तरफ बिखरा हुआ था। ऐसे में कोई आहट इस तरह से आ रही है जैसे कि चल रहा हो मन में कोई हमारे, या दिल धड़क रहा है आस के सहारे। आएगा 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 आने वाला आएगा। दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता तीर चल रहे हैं। क्या गाना था जिसके शहर ने हमेशा अपना दाम में असीर रखा। उस ज़माने में मैं कभी समझ न सका कि जब दीपक जल ही नहीं रहे तो परवाने कैसे चल रहे हैं, और बगैर किसी तीर अंदाज के तीर आखिर क्यों और कैसे चल रहे हैं। इस गीत का शहर उस अहद के बाद भी वैसे ही कायम रहा। वैसे आपस की बात है, शहर रहता ही तब है जब तक आंखें ना खोली जाएं। हमारे ज़माने में किसी मैच को वनडे नहीं, इनिंग मैचेस घरों में सब लोग एक रेडियो के गिर्द जमा नजर आते। चाय के दौर चलते रहते, कमेंट्री शौक से सुनी जाती। यहाँ तक कि लोग कमेंट्री सुनने के माहिर हो गए थे जो अंग्रेजी ज़ुबान से अक्सर नाबल्द होते। आउट का शोर सुनते ही बड़ी अम्मा भी बावर्ची खाने से शोर मचाती। अरे भाई कौन आउट हो गया। 7-7 दिन एक टीम के खिलाड़ी मैच खेलते रहे, दूसरी टीम के खिलाड़ी फील्डिंग और बॉलिंग कराया करते। सड़क पर आते जाते लोग खड़े होकर मैच देखने में इस कदर मशगूल हो जाते कि अपने काम करने भूल जाते। मैच के अख्ताम पर पता चलता कि मैच बराबर हो गया। जहाँ खेलने वालों की मुस्तकिल मिजाजी और हौसला नजर आता है, वहीं मैच देखने वाले बड़े सब्र के साथ मैच को देखने पर खाने दिखाई देते थे। मगर ये ज़माना हमारे बचपन का ही है, जब ख़त अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि हम अकेले ही फिल्म देखने पर निकल खड़े हों। साल में 1-2 बार अब्बा या फिर बड़े भैया के घर भर को फिल्म दिखाने ले जाया करते थे। कैसा अहद था, हर तरफ तहीर ही तहीर था, तजस्सुस ही तजस्सुस। बस बड़े भैया ने और नोमी को बड़े शौक़ से फिल्म सजा दिखाने ले गए। इसके पहले ही सीन को देखकर मैं अपने आप में ही सिमट गया था। हीरो एक शानदार हवेली नुमा घर की दूसरी मंजिल से भागते हुए गोल 24 सीढ़ियों से उतरता और बार बार पलटकर दूसरी मंजिल की जानिब सभी सहमी हुई हालत में देखता था। इधर ऊपर की मंजिल से किसी औरत की खौफनाक चीखें हीरो का ताक़ुब करते हुए माहौल को असरअंगेज़ बनाती हैं। ये मंजर मैं कभी नहीं भूल सका। और फिर इस फिल्म का हीरो का गाया हुआ गीत, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, भी मेरी याद के नेहा के खानों में हमेशा गूंजता रहा। इंटरवल के होते ही जब हॉल में रोशनी हुई और चाय वाले ने चाय की ट्रे बड़े भैया के सामने ला कर रखी, तब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मुझे यूँ लगा जैसे फेरी टेल्स की किताब में से टॉफ़ियों की पन्नियों में जैसा झिलमिल करता हुआ उस कहानीकार रोशन पाप मेरी आंखों के सामने खुल गया। वो अपनी फैमिली कैमरा हमारे सामने वाली कतार में बैठी थी। एक बार उसने जब अपनी बड़ी बड़ी सी आंखें खोल कर हमारी तरफ देखा तो मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने चारों समीत चिराग रोशन कर दिए हों। मैं एक बार फिर खुद में सिमट गया। तब मैंने देखा कि बड़े भैया एक हीरो की माने सिगरेट पीते हुए मुसलसल उधर ही देख रहे थे कि अचानक जैसे उन्हें एहसास हुआ, मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले, मियाँ चाय के साथ एक आध पेस्ट्री तो खा लो। मुझे यूँ लगा जैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ।
मैंने पकड़े जाने वाली चोरी को छुपाने की खातिर फ़ौरन एक पेस्ट्री उठा के मुँह में डाल ली। लेकिन पेस्ट्री को मुँह में रखते ही ऐसा महसूस हुआ पेस्ट्री में क्रीम और चॉकलेट की जगह मिर्ची और कड़वे बादाम भरे हुए। इधर बड़े भैया हंसते हुए अपने सामने बैठी हुई फेरी टेल की परी की जानिब सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए नोमी से हंस कर बातें कर रहे थे और मेरे कानों में फिल्म सदा का ना भुला देने वाला गीत हम भरी दुनिया में तन्हा रह गए गूंज रहा था। फिर बड़े भैया को न जाने क्या सोची, वो फौज में चले गए। एक साल बाद जब घर लौटे तो बड़े भैया के बजाय सेकंड लेफ्टिनेंट बन चुके थे। सर पर वो हीरों वाल जैसे बड़े बालों की जगह मशीन के छोटे छोटे बाल। बावजूद ये कि उनका चेहरा अब एक जिम्मेदार फौजी अफसर का चेहरा था, लेकिन उनके चेहरे की लाजवाब मुस्कुराहट पहले की तरह कायम थी और सिगरेट बड़े भैया की मुस्तकिल साथी थी। इस बार बड़े भैया की छुट्टियों पर घर आए थे। हमारे घर में लगता था जैसे ईद बकरीद शब बारात से सारे त्यौहार मिलकर जमा हो गए हों। वो हमेशा की तरह अपनी मशहूर ज़माना अंग्रेज़ी फिल्म गो इन दी विंड दिखाने ले गए। मैंने फिल्म के दौरान जब उन्हें फिल्म सजा याद कराई तो माना खेज मुस्कुराहट से मुझे देखते बोले, कौन सी? वही चाय पेस्ट्री वाली फिल्म। मुझे फ़ौरन अपनी सामने बैठी हुई बड़ी बड़ी सी आँखों वाली फेरी टेल की कहानियों से बाहर निकल आई हुई हसीन और मुस्कुराती हुई लड़की याद आ गई, जैसे उसकी आंखों में। बड़े भैया ने मेरी बात के जवाब को मुझ तक पहुंचा दिया। एक दिन जब स्कूल से घर पहुंचा तो मालूम हुआ घर में मेहमान आए हैं। ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वो फेरी टेल वाली परी अपनी फैमिली के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद थी। बड़े भैया अपने एकेडमी के ज़माने की ट्रेनिंग के वाक़या सुनाकर सबको हंसा रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग भैया की बातें सुन रहे थे, महसूस हो रहे थे। लेकिन फेरी टेल वाली परी अपनी बड़ी बड़ी सी आँखें खोले बड़े भैया को देख रही थी। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल होने के बावजूद बस अपनी जगह खड़ा मबहूत रहा कि बड़े भैया की आवाज़ ने चुका दिया, यार अंदर आ जाओ, तुमसे कोई पर्दा नहीं करता। तब वहाँ एक ऐसा खैखे बुलंद हुआ, मैं सिमट कर वहीं कालीन में पड़े छत पर बैठ गया। बड़े भैया एक माँ की छुट्टियों पर क्या रौनक रही ना पूछें। कभी पिकनिक, कभी झील जा रहे हैं तो कभी फेरी टेल वाली परी के घर पर दावत, कभी कार्ड्स खेले जा रहे हैं तो कभी कैरम बोर्ड की बाजी लग रही है। और फिल्में तो बड़े भैया का शौक़ था ही, मगर अकेले नहीं, घर भर को ले जाने का शौक़। एक माँ की छुट्टियाँ पड़ लगा कर उड़ गई। सब चले गए, बड़े भैया अपने इवेंट और फेरी टेल वाली परी फिर अपने घर। अम्मा के उन्हें लड़की बहुत पसंद आई थी। इन्हें वो क्या लड़की तो जैसे घर भर पर जादू चला गई थी। बड़ी बड़ी सी आँखों वाली फेरी टेल परी घर भर अब भी कोई बात थी, बस उस लड़की की, उसकी आंखों की और उसके हुस्न की। और ये यहाँ हमारे बड़े भैया की रिश्ता तय हो चुका था। शादी में कुछ वक्त बाकी था। एक तो फेरी टेल वाली परी के अब्बा किसी बैरून मुल्क में मुलाजमत करते थे, उसके वतन वापस आने का इंतज़ार था। दूसरी तरफ अचानक जंग छिड़ जाने से बड़े भैया का यूनिट किसी मास की तरफ मुंतकिल हो गया था। एक अरसे से जाने से जब कोई इत्तला नहीं मिली, घर से ऐसे सन्नाटे का जिन भर गया था। कहाँ हर वक्त खेल कूद, कमेंट्री, चाय के दौर, बड़े भैया की बातें। अब अम्मा ने चुप ही साध ली थी, वो बस मसल्ले की होकर रह गई थी। अब्बा पेशतर वक्त अखबार के मुताले में मशगूल नज़र आने लगे। घर में जैसे सब गूंगे हो गए। एक बार फिर भी वो मुझे बाज़ार की दुकान पर मिली तो बेहद उदास नज़र आई। मुझसे बड़े भैया की खैरियत मालूम की। मुझे लगा अभी उसकी सी आंखों में झील सा सैलाब उतर आएगा। मैं कुछ भी ना कह सका। अचानक एक दिन अब्बा का एक ख़त पढ़ते हुए खुश घर दाखिल हुए। लो बेगम, मुबारक हो, तुम्हारे बेटे को जंग में तमगा जुर्रत मिला है। घर में जैसे अचानक शब बारात हो गई। हर तरफ अनार छूट रहे थे, फुलझड़ियाँ, आसमान आतिशबाजी। मगर अब्बा के बताने के मुताबिक बड़े भैया भी वहीं किसी फौजी अस्पताल में ज़ख्मी होने के बाइस दाखिल हैं और रूबा सेहत होकर वापस आएंगे। जल्द ही उन्हें छुट्टी में घर भेज दिया जाएगा। घर में सभी बड़े भैया की खबर सुनकर खुश हो उठे थे। अम्मा की हालत देखी नहीं जाती थी। कभी लगता वो हंस रही हैं, कभी लगता वो जैसे रो पड़ेंगी। दुआएं, मन्नतें, नज़रों नियाज इन्होंने नहीं मांगी होंगी। खुदा करके वो कौन जो नहीं मांगी होंगी इन्होंने। खुदा करके वो दिन आया जब रेलवे स्टेशन पर बड़े भैया को लेने पहुँचे। घर भर के फर्द बेचैनी से उनको देखने के ये बेताब थे। मेरे दिल में न जाने क्यों बस बैठा था। बड़े भैया बैसाखियों के सारे ट्रेन में सोते तो फूलों में लदे बंदे उनका चेहरा तमा रहा था, मुस्कुराए जा रहे थे। अब्बा अगर खड़े थे। अम्मा खुश बेहाल थी। घर पहुंचने जैसे सारा घर ही नहीं, सारा मोहल्ला जमा हो गया हो। सब
अब्बा को मुबारकबाद दे रहे थे। अम्मा सदक़े के इंतज़ाम करने में लग गईं। बड़े भैया बाहर बाहर घर के दरवाजे की तरफ निगाहें लगाए हुए थे। मैं उनकी बाएं टांग को देखे जा रहा था। वो दोपहर के खाने पर बड़े भैया ने बताया, वो जब वो अपनी जीप में बैठने जा रहे थे तो अचानक एक बारूदी सुरंग के फटने से जीप लुढ़क गई। जब इन्हें होश आया तो वो एक अस्पताल के बेड पर लेटे हुए थे। इनकी टांग को घुटने के नीचे से काट दिया गया। सर्जन कहने को तो अब उनकी ज़िंदगी को बचा लिया गया है। बस यही एक तरीका था। सबको सुनकर जैसे सांप सूंघ गया। लेकिन बड़े भैया अब भी हीरो की तरह मुस्कुराते हुए बातें की जाती। खुदा का शुक्र करो बेटे, उसने तुम्हें सुरखरू किया, तुम्हारी जान भी बचा ली। अब्बा ने उनके सर पर हाथ फेरते, बेशक हम जितना शुक्र करें कम है। अम्मा भैया की बलाएं लेती हुई बोली। बड़े भैया के वापस आने की खबर से सारे शहर में आग की तरह फैल गए। लोग हमारे घर में मुबारकबाद देने चले आए, जिनको कोई वाकफी न थी। यहाँ तक कि वो लोग भी भैया जिसके यहाँ जाने का शिद्दत का इंतजार था, वहाँ से कोई ना आया, ना किसी ने खबर दी। जैसे इस हादसे की इतला तो उनको मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने बड़े भैया की टांग के खड़े आने की खबर से उनको खुद ही फैसला कर लिया था। बड़े भैया उदास थे, लेकिन अब्बा ने इन्हें कर लेते वक्त पढ़ने पर ही साथ देने वालों को पता चलता है। घबराओ नहीं, मैं इसमें कोई बेहतरी होगी। फिर सुना फेरी टेल वाली परी को कोई देव बेल आकर ले गया। इसके बाद तो किसी ने उसे शहर में ना देखा। बड़े भैया इस हादसे की वजह से चुआ चौक के फौज से कबल वक्त रिटायर हो गए थे, लिहाजा उन्हें अब्बा कोई कारोबार संभालिए। अब्बा की जगह वो उनकी तरफ से जाने लगे। अब्बा ने अपनी भतीजी से उनकी शादी कर दी और वाकई हमारी भाभी ने बड़े भैया की वजह से नई ज़िंदगी अदा कर दी। वो बेहद मोहब्बत करने वाली बीवी और फूल से बच्चों की माँ साबित हुई। दिन मामूली के मुताबिक गुजरे थे, जैसे ज़िंदगी भर अपने मदार पर चल रही थी। मैं अब कॉलेज में जा पहुँचा था। एक दिन बड़े भैया के पास बैठे चाय पी रहा था। भाई अभी डाइनिंग टेबल पर खाने के बर्तन लगा रही थी कि बड़े भैया ने मेरी आंखों में आंखें डाल से पूछा, यार तुम्हें वो फिल्म याद है? इससे पहले वो मैं कहता कि चाय पेस्ट्री वाली में बोल पड़ेगा, भाई वही फिल्म सज़ा, जिसको गाना तुम न जाने किस जहाँ में खो गए तुम्हें भी अच्छा लगता था, और अब मैं तो अब तक नहीं बुला पाया। इस बार भाभी ने वहीं डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगाते हुए जैसे हमारी गुफ्तगू में शामिल फ़ौरन गाने का दूसरा मसला बोला, हम भरी दुनिया में तो ना रहेगा। अच्छा तो गोया आपका भी ये गाना आता है? ये बड़ा भैया से मुखातिब होकर बोले, अब अच्छा गाना है किसे याद नहीं होता, तो अपने वक्त का मशहूर गाना रहा है। वो हम दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा के बोली, वाकई में इसमें कोई शक नहीं। बड़े भैया ने कहा। दोनों की बातें सुनते जा रहे थे और चाय पेस्ट्री वाली फिल्म से याद आ रही थी, यानी वो फेरी टेल वाली परी सख्त कहाँ होगी। सोचते हुए मैंने बड़े भैया की जानिब देखा और जैसे मेरे जहन को पढ़ते हुए कहने लगे, यार तुम्हें वो बायोस्कोप वाला याद है? मैं एक जखन लगाकर अपनी सामने बिछी हुई चादर पर बैठ बैठा अपनी बारी का इंतजार करने लगा। मेरे कानों में बायोस्कोप वाले के गीत गूंज उठे। कलकत्ता की चौगन देखो, 12 मन की 2 बन देखो, जंगल की बाहर देखो, एक आने में यार देखो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ चले गए तुम? बड़े भैया ने अपनी आदत के मुताबिक मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, जी भैया अच्छी तरह याद है बायोस्कोप वाला। क्यों, क्या हुआ? कुछ दिन पहले मुझे मिल गया था, अंधा हो गया अभी वो बेचारा, भीख मांग रहा था। मैंने जब उससे कुछ देते हुए याद दिलाया तो वो रो पड़ा। जब मैंने उससे बायोस्कोप के बारे में पूछा तो कहने लगा, भैया माना क़यामत की चाल चल गया, अब कौन बच्चा बायोस्कोप देखेगा? सिनेमा तो घर घर में आ गया है। छोटे मियाँ कैसे हैं? अब तो वो खासे बड़े हो गए होंगे। मेरी आंखें धुंधला गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के को मुट्ठी में रखे। भाभी छोटे बच्चे को रोने की आवाज़ सुनकर अंदर जा चुकी थी। बड़े भैया चाय पीते हुए नई सिगरेट लगा रहे थे। मैं वहाँ से उठकर गुजरे दिनों की तलाश में निकल गया। बड़ी सी आँखों वाली फेरी टेल्स की परी, चाय पेस्ट्री वाली फिल्म और बायोस्कोप वाला बचपन के वो दिन।